कल्पना कीजिए एक जोड़े की शादी को मुश्किल से 2 महीने हुए हैं, सिर्फ 60 दिन। बहुत ही कम समय है। बिल्कुल। लेकिन जब वो दोनों अदालत पहुंचते हैं तो उनके बीच 40 से ज्यादा आपराधिक और दीवानी मुकदमे चल रहे होते हैं। अरे बाप रे। हाँ, 60 दिन का रिश्ता और 40 अलग अलग केस। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम यही समझने वाले हैं कि आखिर पारिवारिक अदालतों में ऐसा क्या हो रहा है कि न्याय का मंदिर एक वॉर जोन या कह लीजिए युद्ध का मैदान बन गया है। सही कहा आपने। अदालतों का जो मूल उद्देश्य था विवादों को सुलझाना और न्याय देना, वो वैवाहिक मामलों में अब कहीं पीछे छूटता जा रहा है। आज हम जिन कानूनी दस्तावेजों, हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अदालती टिप्पणियों को देख रहे हैं, वो एक बहुत ही अलग और डराने वाली तस्वीर पेश करते हैं। मतलब कोर्ट अब तंग आ चुके हैं। बिल्कुल। हमारा मिशन आज यही समझना है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट अब साफ तौर पर आर या पार की नीति पर उतर आया है। वो देख रहे हैं कि ये अदालतें अब परिवार बसाने की जगह नहीं बल्कि एक दूसरे से बदला लेने का अखाड़ा बन गई हैं। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वो जो 60 दिन में 40 केस वाली बात है, ये सुनने में ही गणित के किसी असंभव सवाल जैसा लगता है। हाँ, कोई भी यही सोचेगा। कोई इंसान इतने केस फाइल कैसे कर सकता है? मतलब जब 2 लोग एक रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये एक सीधी सी प्रक्रिया क्यों नहीं होती? क्योंकि जब कोई रिश्ता टूटता है और बात अदालत तक पहुंचती है तो वो केवल एक तलाक की अर्जी तक सीमित नहीं रहती। अच्छा। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। मान लीजिए एक पक्ष ने गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस का केस डाल दिया, अब दूसरा पक्ष बचाव में या सिर्फ दबाव बनाने के लिए कोई और पिटीशन डाल देता है। हाँ, मतलब एक के बाद एक वार। हर एक केस में कई कई तारीखें पड़ती हैं, फिर उनकी अपील होती है। बाप रे। और फिर ऊपरी अदालतों में रिवीजन फाइल होते हैं। देखते देखते ये मुकद्दमों का एक ऐसा जाल बन जाता है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। तो इसका मतलब अदालत में पहुंचने के बाद पति पत्नी का रिश्ता तो वहीं खत्म हो जाता है और वो पूरी तरह से एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। उनका एकमात्र लक्ष्य बस सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा दर्द देना या उसे सजा दिलाना हो जाता है। यहाँ मुझे अर्थशास्त्र के एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत की याद आ रही है, जिसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। वो डूबते हुए व्यापार वाला सिद्धांत। हाँ, बिल्कुल वही। जब लोग किसी डूबते हुए बिजनेस में सिर्फ इसलिए पैसा और समय लगाते रहते हैं क्योंकि वो पहले ही उसमें बहुत कुछ गवा चुके होते हैं, उन्हें लगता है कि अब पीछे हटे तो सब बेकार हो जाएगा। हाँ, और देखिए भारतीय अदालतों का जो तारीख पे तारीख वाला कल्चर है, उसमें ये सिद्धांत बिल्कुल सटीक बैठता है। सही बात है। लोग 5 से 10 साल सिर्फ इसलिए केस लड़ते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने वकीलों पर इतना पैसा खर्च कर दिया है, इतने साल कोर्ट के धक्के खाए हैं, अब हार मान ली तो मेरा पूरा संघर्ष बेकार चला जाएगा। ये तो पूरी तरह से ईगो और जिद की लड़ाई बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि इस जिद में वो अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन और ऊर्जावान साल बर्बाद कर रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। जिस समय में वो अपने करियर पे ध्यान दे सकते थे या कोई नई शुरुआत कर सकते थे, वो समय वो कोर्ट के बाहर एक लकड़ी की बेंच पर बैठ के बिता रहे हैं। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि अदालतें इंसानी भावनाओं की भाषा नहीं समझती। मतलब कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंद कमरे में क्या हुआ। बिल्कुल नहीं। वहाँ कोई जज ये नहीं देखता कि किसने किसको क्या बोलकर दिल दुखाया था। वहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि कानून की किस धारा का उल्लंघन हुआ है, तथ्य क्या है और उसकी सजा क्या है। तो जब आप अपने जीवन साथी को कटघरे में खड़ा करके उसे सिर्फ जेल भेजवाने की मंशा रखते हैं तो सहनशीलता तो पूरी तरह खत्म ही हो जाती है। हाँ, अदालत की चौखट पर पहुंचते ही वो शादी उसी पल एक युद्ध के मैदान में बदल जाती है। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ। जी पूछे। एक जोड़े के पास इतने हथियार आते कहाँ से हैं कि वो 40-40 मुकदमे दर्ज कर सकें? यहीं पर उन कानूनों की भूमिका आती है जो मुझे लगता है ढाल बनने के बजाय तलवार बन गए हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कानून निर्माताओं ने धारा 498A यानी दहेज, प्रताड़ना और घरेलू हिंसा अधिनियम जैसे कानून इसलिए बनाए थे ताकि महिलाओं को सामाजिक कुरीतियों और वास्तविक अत्याचार से बचाया जा सके। हम ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, इनका मूल उद्देश्य पूरी तरह से महिलाओं की सुरक्षा था। बिल्कुल, निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो ये सुरक्षा के लिए ही थे, लेकिन अदालती टिप्पणियां दिखाती हैं कि इनका एक बहुत ही डार्क साइड भी उभर कर आया है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने कई फैसलों में इस पर गहरी चिंता जताई है।
जो प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे, उनका इस्तेमाल अब कई मामलों में दबाव बनाने की रणनीति के रूप में हो रहा है। ब्लैकमेल करने के लिए। हाँ, दूसरे पक्ष को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ने के लिए। और तो और पति के साथ साथ उसके पूरे परिवार, यहाँ तक कि बुजुर्ग माता पिता या दूर के रिश्तेदारों को जेल भेजने की धमकी देने के लिए इन कानूनों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन सब का क्या अर्थ है? मेरा मतलब है, अगर सुरक्षा देने वाले कानून ही इस तरह से उत्पीड़न का जरिया बन जाए, तो उन असली पीड़ितों का क्या, जिन्हें सच में न्याय चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे तो लगता है कि उनका केस तो इन झूठे और बदले की भावना से किए गए मुकदमों की भारी भीड़ में कहीं दबकर रह जाता होगा। बिल्कुल, असली पीड़ित इंतजार करते रह जाती हैं। और दूसरी तरफ जो निर्दोष लोग इन झूठे मुकदमों का सामना कर रहे हैं, उन पर क्या बीतती होगी? स्रोतों में दर्ज आंकड़े और जो विवरण हैं, वो बहुत ही विचलित करने वाले हैं। झूठे मुकदमों के जाल, समाज में बदनामी और अचानक गिरफ्तारी के डर से निर्दोष पुरुषों में इतना भयानक मानसिक तनाव पैदा हो जाता है कि वो चरम कदम उठा लेते हैं। हाँ, कई बार वो आत्महत्या जैसे चरम कदम उठा लेते हैं। वर्षों तक अदालतों के चक्कर काटना और अपने बुजुर्ग माता पिता को कटघरे में खड़े देखना किसी को भी अंदर से पूरी तरह तोड़ सकता है। ये सिर्फ एक कानूनी खामी नहीं रह गई है, ये तो एक बहुत बड़ा मानवीय संकट बन चुका है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो न्यायालय को इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए अपनी सोच बदलनी पड़ी है, ताकि निर्दोष लोगों की जिंदगियां बर्बाद न हों। इसी वजह से अदालतों ने कई मामलों में स्वतः गिरफ्तारी यानी ऑटोमेटिक अरेस्ट और जेल जाने के कड़े नियमों को सीमित किया है। अच्छा, तो जमानत के प्रावधानों को थोड़ा संतुलित किया गया है। बिल्कुल, और झूठे मुकदमों के इस चक्रव्यूह और सालों की बर्बादी को रोकने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट को एक और निर्णायक कदम उठाना पड़ा। क्या कदम? यहीं से मृत शादियों या डेड मैरिजेस का सिद्धांत सामने आया। मृत शादियां, ये शब्द सुनने में काफी भारी और अंतिम लगता है। हाँ, शब्द भारी है, लेकिन इसकी जरूरत थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो शैलेश कुमार जजमेंट है, वो इसी सिद्धांत की नींव रखता है। हमारे स्रोत इन शादियों को कागजी शादियां कहते हैं। बिल्कुल सही शब्द है, कागजी शादियां। मतलब ऐसी शादियां जो बस एक सरकारी सर्टिफिकेट या किसी फाइल में स्टैम्प पेपर पर जिंदा है, लेकिन असल जिंदगी में उनके बीच कोई संबंध, कोई भावना, कोई बातचीत या कोई भविष्य बचाई नहीं है। हाँ, और जब किसी शादी में सिर्फ कड़वाहट, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ और अंतहीन मुकदमेबाजी ही बची हो, तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि उसे जबरदस्ती खींचने का कोई औचित्य नहीं है। उसे खींचना बेवकूफी है। ऐसी शादियों को पूर्णतः मृत मान लेना चाहिए, बिना किसी लंबी काउंसलिंग या सालों के इंतजार के। ऐसी शादियों को तुरंत प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए, ताकि लोग अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकें। ये तो समय और जीवन बचाने की बहुत बड़ी कवायद है। बहुत बड़ी। अगर कोई इंसान 10 साल कोर्ट के धक्के खाता है, अपनी सारी जमा पूंजी वकीलों की फीस में लुटा देता है और अपनी मानसिक शांति पूरी तरह खो देता है, और इस 10 साल की भीषण लड़ाई के बाद अंत में अदालत उन्हें तलाक ही देती है, तो वो तलाक आज ही क्यों नहीं? ये तो कोर्ट भी सोच रहा है। वो 10 साल जो कोर्टरूम में बीते, वो किसी भी इंसान की जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव और खुशहाल साल हो सकते थे। बिल्कुल। ये निर्णय न्यायपालिका के मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। बिल्कुल। कोर्ट समझ रहा है कि इंसान का जीवन बहुमूल्य है और ये अदालतों की फाइलों में दबकर खत्म होने के लिए नहीं बना है। सही बात है, लेकिन मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही। बताइए, क्या उलझन है? अगर सुप्रीम कोर्ट इतनी स्पष्टता से कह रहा है कि मृत्यु शादियों को तुरंत खत्म कर देना चाहिए, तो फिर भारत में तलाक मिलना इतना मुश्किल क्यों माना जाता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। लोग सालों साल निचली अदालतों में क्यों लटकते रहते हैं? क्या हमारा कानून ही लोगों को जबरदस्ती साथ रखने पर जोर देता है? इसका उत्तर भारतीय कानूनों के अंतर्विरोध और सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्तियों में छुपा है। अच्छा, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, उसके तहत केवल पति पत्नी का सालों तक अलग रहना यानी सेपरेशन अपने आप में तलाक का आधार नहीं है। पश्चिमी देशों की तरह यहाँ आसानी से तलाक नहीं मिलता। यहाँ से चीजें सच में बहुत रोचक हो जाती हैं। इसे अगर मैं एक मेडिकल एनोलॉजी से समझूं, हाँ बताइए। तो निचली अदालतें अक्सर एक ऐसे डॉक्टर की तरह काम करती हैं जो एक मृत मरीज को, यानी उस खत्म हो चुकी शादी को, लाइफ सपोर्ट या वेंटिलेटर पे रखकर उसे जबरदस्ती जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत ही सटीक एनोलॉजी है। भले ही उस शरीर में कोई जान ना बची हो। और जो हमारे स्रोत बताते हैं, इस वेंटिलेटर का नाम है कानून का सेक्शन 9। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सेक्शन 9 यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स।
सरल भाषा में कहें तो साथ रहने के अधिकार की बहाली। ये काम कैसे करता है? ये कानून कहता है कि अगर पति या पत्नी में से कोई बिना किसी ठोस कारण के घर छोड़कर चला जाता है तो दूसरा पक्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और कोर्ट साथ रहने का आदेश दे सकता है। स्रोतों में 1984 के सरोज रानी केस का भी जिक्र है ना? हाँ बिल्कुल, उस पुराने केस में यही पारंपरिक दृष्टिकोण देखा गया था कि शादी एक पवित्र बंधन है और पत्नी को पति के घर पर ही रहना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप से ये कैसे मुमकिन है? मान लीजिए अदालत ने आदेश दे दिया कि साथ रहो, लेकिन एक इंसान दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहता। हाँ, तो क्या पुलिस सच में जाकर किसी को जबरदस्ती घसीटकर उसके पति या पत्नी के घर छोड़ आती है? ये तो किसी भी लोकतांत्रिक समाज में संभव नहीं लगता। अरे नहीं, पुलिस किसी को भी जबरदस्ती किसी के साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकती। तो फिर इस आदेश का क्या मतलब? ये कोर्ट का सिर्फ एक आदेश होता है, एक तरह का कागजी दबाव, लेकिन इसकी कानूनी अहमियत बहुत बड़ी है और यहीं पर सेक्शन 13(1)(a) आई आता है। ये क्या करता है? अगर कोर्ट ने सेक्शन 9 के तहत साथ रहने का आदेश दे दिया है और उस आदेश के जारी होने के 1 साल बाद भी दोनों साथ नहीं रहते, केवल तब जाके वो तलाक का एक ठोस आधार बनता है। मतलब ये प्रक्रिया कितनी घुमावदार है। पहले आप कोर्ट जाकर ये साबित करें कि आप साथ रहना चाहते हैं, फिर कोर्ट आदेश दें। हाँ, उसके बाद आप एक पूरा साल इस बात का इंतजार करें कि कोर्ट के आदेश के बावजूद आप लोग साथ नहीं रह पाए और तब जाके आप तलाक की मांग करें। ये तो पूरी तरह से थका देने वाली प्रक्रिया है। और इसी अवास्तविक और दर्दनाक प्रक्रिया से बचाने के लिए अंततः भारत के सर्वोच्च न्यायालय को दखल देना पड़ता है। जब निचली अदालतें उस वेंटिलेटर वाले नियमों यानी सेक्शन 9 और 13 के कड़े प्रावधानों से बंदी होती हैं, तब सुप्रीम कोर्ट संविधान के आर्टिकल 142 की अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करता है। आर्टिकल 142, अगर हम कानूनी शब्दावली से बाहर आएं तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का गॉड मोड है। बिल्कुल, गॉड मोड कह सकते हैं आप इसे। जब देश के सामान्य कानून न्याय देने में विफल हो जाएं या प्रक्रिया ही सजा बन जाए, तो पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये विशेष शक्ति दी गई है। एकदम सही। और इसी शक्ति का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट इर्रेट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज यानी शादी के पूरी तरह टूट जाने के आधार पर सीधा तलाक देता है। स्रोतों में एक केस था ना, समर बिजोय रॉय केस। हाँ, उस मामले में जोड़ा 24-25 सालों से अलग रह रहा था। 24-25 साल, ये तो एक पूरी पीढ़ी गुजर जाने जैसा समय है। 1/4 सदी तक अलग रहने के बाद भी वो कानूनी रूप से बंधे हुए थे। यही तो विडंबना है हमारे सिस्टम की। ऐसे मामलों में जहां अलगाव इतना लंबा हो, भयंकर क्रूरता हो चुकी हो और जहां सुलह की कोई उम्मीद ना हो, वहां सुप्रीम कोर्ट इंतजार नहीं करता। वो सीधे डेड घोषित कर देता है। हाँ, वो सीधे तलाक दे देता है ताकि लोग अपने जीवन के बचे हुए साल तो शांति से जी सके। लेकिन यहाँ मुझे एक लूपहोल नजर आता है। कैसा लूपहोल? क्या तुरंत तलाक देने के सिद्धांत से उन लोगों का नुकसान नहीं होगा जो सच में अपनी शादी बचाना चाहते हैं? मान लीजिए कोई इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता है। आगे बताइए। वो बस अपना घर छोड़ दे, जानबूझकर 10 साल अलग रहे और फिर एक दिन सुप्रीम कोर्ट जाकर कहे कि देखिए हमारी शादी डेड हो चुकी है, इसलिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके मुझे तलाक दे दीजिए। क्या कोई भी इसका ऐसे फायदा उठा सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब 2025 की जो हालिया सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से मिलता है। अच्छा, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट कोई मशीन की तरह तलाक नहीं बांट रहा है। जब ऐसा कोई मामला आता है तो कोर्ट सबसे पहले ये देखता है कि आखिर ये शादी तोड़ी किसने, यानी हु ब्रोक द मैरिज। मतलब आप खुद ही अपने घर में आग लगाएं और फिर फायर ब्रिगेड को बुलाकर कहें कि मेरा घर जल गया है, मुझे नया घर दे दो। बिल्कुल, कानून का एक बुनियादी सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ही गलती का फायदा नहीं उठा सकता। सही बात है। अगर किसी इंसान ने जानबूझकर बिना किसी वजह के अपने साथी को छोड़ा है, जिसे कानूनी भाषा में विलफुल डिजर्शन कहते हैं, और फिर वही इंसान तलाक मांगे, तो कोर्ट उसे ये राहत हरगिज नहीं देगा। मतलब जिसने गलती की है उसे इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन का फायदा नहीं मिल सकता। एकदम सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अलग रहना काफी नहीं है, बिना जानबूझकर छोड़ने के सबूत के तलाक नहीं मिलता। तो अदालत हर केस के तथ्य देखती है। जब ये पूरी तरह साबित हो जाता है कि घर अब घर नहीं, सिर्फ एक कुरुक्षेत्र बन गया है, केवल तभी सुप्रीम कोर्ट का यह दखल एक वरदान साबित होता है। यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। कानून साथ रहने को प्रोत्साहित करता है, लेकिन न्यायालय का उद्देश्य अब केवल तकनीकी न्याय देना नहीं, बल्कि मानवीय कष्टों को कम करना है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें,
तो एक बात बहुत ही साफ उभर कर आती है, अगर वैवाहिक जीवन में शांति संभव नहीं है तो मुकदमेबाजी को 10-20 साल खींचने के बजाय निर्णायक कदम उठाना ही समझदारी है। बिल्कुल, सहनशीलता शादी बचा सकती है, लेकिन इसके पूरी तरह खत्म होने पर अलग होना ही हितकारी है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारा समाज हमेशा से शादी को जन्म जन्मांतर का बंधन मानता आया है और हर हाल में से निभाने का दबाव डालता है। हाँ, समाज का दबाव बहुत होता है। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय खुद ये मान रहा है कि मरे हुए रिश्ते को धोना एक इंसान के जीवन और उसकी मानसिक शांति के साथ अन्याय है, तो क्या अब समय आ गया है कि भारतीय समाज भी तलाक से जुड़े अपने उस पुराने कलंक या स्टिग्मा को बदले? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हमारा समाज न्यायालय की इस व्यावहारिक और मानवीय सोच के साथ कदम से कदम मिला पाएगा? आप लोग इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस गहन विश्लेषण से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।